इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइटा प्लांट ग्रुप के बारे में। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स को हम फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स भी बुलाते हैं। धरती का सबसे पहला ट्रू लैंड प्लांट। अब ऐसे तो लैंड पर आने वाला जो सबसे पहला प्लांट था वो ब्रायोफाइटा था, पर ब्रायोफाइटा के पास कुछ ऐसे अडेप्टेशन की एब्सेंस है जो उसको धरती पर प्रॉपर सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। लेकिन वो चीज़ें टेरिडोफाइटा में हमें दिखाई पड़ेंगी। उसमें से इम्पॉर्टेंट है, टेरिडोफाइट्स के पास में ट्रू रूट्स प्रेजेंट होती हैं, प्रॉपर रूट्स प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रूट्स हैं तो ये धरती को बहुत अच्छे से धरती का सपोर्ट अच्छे से होल्ड कर सकता है और अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकता है। किसी भी प्लांट को अगर लैंड पे ग्रो करता है तो उसको ज़मीन को पकड़ना आना चाहिए, रूट होनी चाहिए उसके पास। दूसरी चीज़ जो टेरिडोफाइटा के पास है दैट इज़ वस्कुलर टिश्यू। पहला ऐसा प्लांट जिसने अपने अंदर में वस्कुलर टिश्यू डेवलप किए हैं। वस्कुलर टिश्यू का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनके थ्रू वाटर का, जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इनमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जाइलम, क्योंकि अगर किसी को भी लैंड पे ग्रो करना है तो वाटर ट्रांसपोर्ट करना आना चाहिए। लैंड पे डायरेक्ट वाटर नहीं मिलेगा, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके हायर पार्ट्स तक पहुंचाना पड़ेगा। अब इन दोनों रीज़न की वजह से टेरिडोफाइटा लैंड पे कम्प्लीटली अपनी लाइफ सॉइल पे कंप्लीट कर सकता है। कुछ टेरिडोफाइटा तो इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट है कि वो सैंडी सॉइल कंडीशन, सैंड के अंदर में भी ग्रो ईजिली कर सकते हैं। तो इनकी वजह से ये कैन ईजिली लिव ऑन टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड एरियाज़ पे, इसीलिए हम इसको फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट बुलाते हैं। पर समझने एक और चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि भले से ये ट्रू लैंड प्लांट है पर पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट। हमने बोला ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट है, इनके पास में कुछ ऐसे अडेप्टेशन है जो उनको लैंड पे सर्वाइव करने में मदद करते हैं, पर ये पूरी तरह से लैंड पर सक्सेसफुल नहीं है। इसका रीज़न है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भले से ये अपनी लाइफ का हर एक भाग लैंड पे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, गैमीट मूवमेंट के लिए, जो गैमीट ट्रांसफ़र होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, उसके लिए इन्हें अभी भी पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी। पानी की ज़रूरत इनको इस काम के लिए ज़रूर लगेगी। तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट ट्रांसफ़र वाटर पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम इनको ये नहीं मान सकते कि ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। ये कुछ ओवरव्यू है टेरिडोफाइट्स का। जैसे हम ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बुलाते हैं, उसी तरह से कई बुक्स में टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बुलाया जाता है। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब हम टेरिडोफाइटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका रिप्रोडक्शन समझते हैं। पहले लेते हैं इसका बॉडी, जो इनका मेन बॉडी होता है वो किस तरह से, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइटा की बॉडी दो डिफरेंट फॉर्म में दिखाई पड़ती है उनकी लाइफ स्टेज के अलग अलग फेज़ में। एक होता है स्पोरोफाइट स्टेज, जो कि एक डिप्लॉइड स्टेज है, और दूसरा होता है गैमेटोफाइट स्टेज, जो कि एक हैप्लॉइड स्टेज है। जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर बनाएगा और जो गैमेटोफाइट है वो गैमीट बनाता है। ये आपको मालूम ही होगा। दोनों फेज़ यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट फेज़ है, जो ज़्यादा टाइम के लिए हमें दिखाई पड़ता है इसकी लाइफ स्पैन में, वो स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट क्या है? इसका डोमिनेंट फेज़। तो जब हम बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी की तो वो इसका स्पोरोफाइट होता है। अब स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है वो कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड है। वो पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है। किस फॉर्म में डिफ्रेंशिएटेड होगी? यहाँ पे हमें ट्रू रूट दिखाई पड़ेगी, ट्रू स्टेम दिखाई पड़ेगी, और यहाँ तक कि ट्रू लीफ भी दिखाई पड़ेगी। तो तीनों चीज़ें हमें, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट दिखाई पड़ेगी। और इन तीनों में हमें जाइलम और फ्लोएम भी दिखाई पड़ेगा। मतलब जो वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम, फ्लोएम, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर, तीनों में दिखाई पड़ता है। ये जो रूट, शूट और स्टेम है, इनमें कई सारे मॉडिफिकेशंस भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे जो हमारे आज के टाइम के हायर प्लांट्स हैं, इनकी रूट, स्टेम और लीफ उनसे थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई पड़ती है, प्रिमिटिव टाइप की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनमें ट्रू रूट पहली बार आई है, ट्रू स्टेम पहली बार आई है और ट्रू लीफ पहली बार आई है।
तो कुछ स्लाइट एडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस के साथ में ये स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। जो यहाँ पर स्टेम मिलती है वो एरियल स्टेम भी मिलती है, यानी कि जो सॉइल के ऊपर स्टेम होती है अबव ग्राउंड, या अगर सॉइल है तो ये जो स्टेम लगी हुई है सॉइल के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज एरियल स्टेम। एरियल स्टेम के साथ में इनके पास अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है, अंडरग्राउंड स्टेम जिसको राइजोम बुलाया जाता है। चाहे एरियल स्टेम हो चाहे अंडरग्राउंड स्टेम हो, वहाँ पे हमें नोड्स दिखाई पड़ते हैं। इन नोड्स पे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, पत्तियाँ निकल रही होती हैं, इस तरह से ब्रांचेस निकल रही होंगी या फिर पत्तियाँ निकल रही होती हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम का काम क्या है? इस अंडरग्राउंड स्टेम का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या फिर पेरिनेशन प्रोवाइड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, पेरिनेशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कोई भी डैमेज अगर इस ऊपर वाले पार्ट को हो जाता है, अबव ग्राउंड या एरियल स्टेम को कोई भी डैमेज होता है, कोई हर्बीवोर आकर इसको खा लेता है, तो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम राइजोम बुलाते हैं, इस राइजोम की मदद से दोबारा से नया प्लांट एरियल स्टेम डेवलप की जा सकती है। तो ये पार्ट होता है हमारा, एरियल स्टेम भी होती है और अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है। दूसरा है रूट सिस्टम, जो इनके अंदर में रूट मिलती है। वो हमारे पास में दो तरह की रूट होती है, एक है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट ऐसी रूट होती है जो स्टेम के बेस से निकलती है, ये वाली, ये होती है प्राइमरी रूट। पर यहाँ पर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़ी टाइम के लिए ग्रो करती है, उसके बाद डीजनरेट हो जाती है। इनमें जो मेन रूट होती है या फिर जो परमानेंटली हमें दिखाई पड़ेगी, जो परमानेंट रूट होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं। प्राइमरी रूट तो टेम्पररी होती है, लेकिन जो परमानेंट रूट होती हैं दीज आर एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है जो किसी अनयूजुअल जगह से ओरिजिनेट करे। कहाँ से ओरिजिनेट करेगी? स्टेम के नोड्स से। ये स्टेम है और इनकी नोड से ये रूट निकल रही हैं। ये जो रूट्स हैं दीज आर एडवेंटिशियस। तो परमानेंट रूट जो होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट की फॉर्म में यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अब हम तीसरा कंपोनेंट लेते हैं जो वेजिटेटिव बॉडी का पत्ता या फिर लीफ। लीफ हमारा नोड्स पे ओरिजिनेट करते हैं। ये जो स्टेम में नोड्स हैं, ये जो हमने लाइन से बनाए हैं, इन नोड्स पे लीफ लगे होते हैं। अब लीफ भी दो तरह के होते हैं अलग अलग टेरिडोफाइट्स के अंदर में। जो पत्ते होते हैं वो टोटल दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं माइक्रोफिलस लीफ, फिलस का मतलब लीफ और माइक्रो का मतलब छोटा, और दूसरे होते हैं मैक्रोफिलस लीफ, जहाँ पे लीव्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू स्टेम। माइक्रोफिलस लीफ का मतलब है कि जो स्टेम होगी उसका साइज़ बड़ा होगा और जो लीफ है उसके कंपैरिजन में, स्टेम के कंपैरिजन में लीफ का साइज़ काफ़ी छोटा होगा। मैक्रोफिलस का मतलब होता है कि स्टेम का साइज़ छोटा होता है और उसके कंपैरिजन में लीफ का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पे एक स्टेम बनाते हैं और इस पर पत्ते लगा दो। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे स्टेम का साइज़ काफ़ी लंबा है, जो इलोंगेटेड लंबा सा पोर्शन बना है, लेकिन ये जो पत्ते लगे हुए हैं, जो लीफ हैं, ये छोटे हैं, ये स्मॉल साइज़ के, इनको बोलते हैं माइक्रोफिलस। मैक्रोफिलस में स्टेम छोटा होता है लेकिन लीफ बड़े बड़े लगे होते हैं इस पर, तो इसको बोलते हैं मैक्रोफिलस। तो दोनों तरह के लीफ हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग टेरिडोफाइट्स में। जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डिफरेंट क्लास पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक एक करके वहाँ पे बताया जाएगा। अब इसका वस्कुलर टिश्यू के बारे में हमें चीज़ें समझनी है। जो वस्कुलर टिश्यू है वो टेरिडोफाइटा में मिलता है, और टेरिडोफाइटा के बाद में जो दो प्लांट ग्रुप इवोल्व हुए हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब सबसे एडवांस टाइप के प्लांट, वहाँ पर भी वस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। लेकिन टेरिडोफाइटा के वस्कुलर टिश्यू और जो एंजियोस्पर्म का वस्कुलर टिश्यू है, जो सबसे एडवांस टाइप के आज के टाइम पे प्लांट्स हैं, उन दोनों के वस्कुलर टिश्यू में क्या डिफरेंस है? अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, जो आज के टाइम के मोस्ट एडवांस्ड प्लांट हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्लांट, तो इनके जाइलम में दो कंपोनेंट मिलते हैं जो पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं। एक होता है जाइलम, जो ऐसी मोटी ट्यूब होती है,
और एक होता है ट्रेकिड्स, जो ऐसे पतली पतली वेसल्स होती हैं ये। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम और ट्रेकिड्स। वेसल, जाइलम वेसल इसको बोलते हैं, सॉरी, ये जाइलम वेसल है और ये जाइलम ट्रेकिड है, ये दोनों कंपोनेंट पानी चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार वेस्कुलर टिश्यू इवोल्व हुआ है, तो प्रिमिटिव टाइप का वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें जाइलम ट्रेकिड मिलेगा, वेसल नहीं मिलेगा। ट्रेकिड के अंदर में ट्रांसपोर्ट स्लो होता है, वेसल के अंदर में ट्रांसपोर्ट ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा में सिर्फ ट्रेकिड मिलता है, जाइलम जो वेसल है वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो इनकम्प्लीट जाइलम मिलता है, लेकिन जाइलम मिलता है। ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है उनको हम बोलते हैं ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स। तो जो टेरिडोफाइट है वो पहला ऐसा प्लांट है जो ट्रेकियोफाइट है, जिसके पास वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ये पहला ट्रेकियोफाइट है। अब बॉडी स्ट्रक्चर के बाद में इसका हैबिटाट समझते हैं, कहाँ पर पाया जाता है। टेरिडोफाइटा हमें कहाँ ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि टेरिडोफाइटा के पास रूट भी है और वस्कुलर टिश्यू भी है। तो जैसा हमने पहले ही बता दिया है कि ये पूरी तरह से लैंड पे ग्रो कर सकता है। कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा भी होते हैं जो ड्राई सैंडी सॉइल कंडीशन में, जो रेत के अंदर सैंडी सॉइल कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से लैंड पे ये सर्वाइव करने में कैपेबल है। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वाटर पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर पे डिपेंड करता है, तो अभी भी इसने अपना हैबिटाट कहाँ पे बना रखा है, मॉइस्ट शेडी एरियाज़। आज भी टेरिडोफाइट्स हमें ज़्यादातर मॉइस्ट कूल एरियाज़ में ही मिलते हैं, क्योंकि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है टेरिडोफाइटा को समझने का, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलना चाहिए हमें ज़्यादा अच्छे से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हायर प्लांट है, अब हायर प्लांट के अंदर में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। जैसा हमने बताया था कि इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। इस स्पोरोफाइट का काम होता है मियोसिस परफॉर्म करना, और मियोसिस करने के बाद हैप्लॉइड स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे। जो सेक्सुअल स्पोर होंगे, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर, वो प्रोड्यूस होंगे। ये हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर जाकर के सॉइल में जर्मिनेट करेंगे, और सॉइल में जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस कर देंगे, गैमिटोफिटिक जनरेशन। जो हैप्लॉइड गैमिटोफाइट जनरेशन होती है, हैप्लॉइड गैमिटोफाइट जनरेशन, उसका प्रोडक्शन करेंगे कहाँ पर, सॉइल में, जब ये जर्मिनेट करेगा। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू है टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल का। लेकिन हमें ये पूरा स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना है कि ये जो मियोसिस कहाँ पर होता है एक्चुअल में, स्पोर कैसे बनते हैं, स्पोर कैसे जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके नया प्लांट, नया गैमेटोफाइट किस तरह से बनाते हैं। तो एक एक करके देखने वाले हैं। पहले हम लेंगे कि इनका स्पोर जर्मिनेट कहाँ पे होता है, कहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे अगर हम एक टेरिडोफाइट बना दें, ये हमारा एक टेरिडोफाइट है। इस टेरिडोफाइट के अंदर में काफ़ी पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, और इन लीव्स के लोअर साइड पे, बेशक कुछ लीव्स के अंदर, सारे लीव्स में नहीं, कुछ लीव्स के लोअर साइड पे स्पोरेंजिया दिखाई पड़ते हैं इस तरह के। उनके अबेक्सियल साइड या फिर लोअर साइड पे क्या दिखाई पड़ते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में स्पोर मदर सेल होती है, और उसी स्पोर मदर सेल में स्पोर का प्रोडक्शन होता है। तो ये हमारे पास में एक लीफ है और ये एक स्पोरेंजिया है। इस स्पोरेंजिया में ही आगे चल करके मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर स्पोर का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि स्पोरेंजिया में स्पोर बनने वाला है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो जिन भी लीव्स के ऊपर, जिन भी पत्तों के ऊपर में स्पोरेंजिया होता है, उनको मिला के हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स। तो जिन भी लीव्स के ऊपर पत्ते होंगे, दीज आर स्पोरोफिल्स।
और जिनके ऊपर स्पोर नहीं लगे होते, स्पोरेंजियम नहीं लगे होते, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव लीव्स या फिर ट्रोफोफिल्स। इनको ट्रोफोफिल्स या फिर वेजिटेटिव लीव्स बुलाया जाता है, जबकि स्पोरोफिल्स को रिप्रोडक्टिव लीव्स भी बुलाया जाता है, रिप्रोडक्टिव लीव्स। तो दो तरह के पत्ते होते हैं टेरिडोफाइट प्लांट के पास, एक ऐसे जिन पे स्पोरेंजिया लगा होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल, रिप्रोडक्टिव लीव्स, और दूसरे होते हैं ट्रोफोफिल्स या फिर वेजिटेटिव लीव्स। ये दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं। टेरिडोफाइट का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि चाहे रिप्रोडक्टिव लीफ हो ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, और जो वेजिटेटिव लीफ होता है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। इसके दोनों पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। जबकि जब हम हायर प्लांट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पर स्पोरोफिल आगे चल के फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देगा। अब स्पोरोफिल, एक स्पोरोफिल को उठा करके देखते हैं, इस एक पत्ते को उठा करके देखते हैं। मान लो ये इसका लोअर साइड है, नीचे वाला साइड हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोरेंजिया क्या होते हैं, ग्रुप में ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्पोरेंजिया क्लस्टर बना करके ग्रुप में ग्रो कर रहे होते हैं। ये क्लस्टर है या फिर ग्रुप है ऑफ स्पोरेंजिया, जिसमें कई सारे स्पोरेंजिया हैं। और इस पूरे क्लस्टर को, एक क्लस्टर को क्या बोलते हैं, सोरस। सोरस। और ध्यान से देखो तो एक लीफ में कितने सोरस हैं, बहुत सारे, इसको बोलते हैं सोराए। बहुत सारे सोरस जब एक लीफ पे प्रेजेंट होते हैं तो सबको मिला करके कहते हैं सोराए। इन स्पोरेंजियम के अंदर में अगर हम देखें तो इन स्पोरेंजियम के अंदर एक सिंगल स्पोरेंजियम को निकालते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर मदर सेल। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर मदर सेल होते हैं जो कि सारे डिप्लॉइड होते हैं, इनको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। ये जो स्पोर मदर सेल है, इसी स्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन होने के बाद में टोटल 4 स्पोर, 4 हैप्लॉइड स्पोर का प्रोडक्शन होता है। टोटल 4 हैप्लॉइड स्पोर का प्रोडक्शन होता है। ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ये जाकर ज़मीन में जाकर जर्मिनेट करेंगे, सॉइल में जाके जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कि स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोर मदर सेल कैसी होती है, वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं स्पोरोफिल का अरेंजमेंट। भाई टेरिडोफाइट्स के अंदर में स्पोरोफिल दो तरीके से हो सकता है। जो स्पोरोफिल होते हैं वो खुद एक हो सकता है जहाँ पे स्पोरोफिल लूजली इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करते। ये स्पोरोफिल्स है ऊपर वाले, और नीचे वाले ट्रोफोफिल्स। ठीक है, ये स्पोरोफिल्स, ये स्पोरोफिल्स लूजली अरेंज्ड हैं, ये आपस में कोई कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ एक और तरह का स्पोरोफिल बनता है जहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है। सारे स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। जिसको क्या बुलाया जाता है, स्ट्रोबिलाई। और सारे के सारे स्पोरेंजिया इन्हीं स्ट्रोबिलाई के अंदर जो स्पोरोफिल्स हैं इस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक स्ट्रोबिलाई है या फिर कोन, इसी को हम कोन बुलाते हैं। कोन कैसे बनता है, जब स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं, सारे के सारे जब स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक मास बनेगा, जिस मास को बोलते हैं कोन या फिर स्ट्रोबिलाई। तो दो तरह के हमारे पास स्पोरोफिल का अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया स्पोरोफिल की बात। अब ये जो स्पोर बनते हैं, दो तरह के हेटेरोटेरिडोफाइट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्पोर। कितने तरह के स्पोर बनने वाले हैं, तो इसके बिहाफ पे टेरिडोफाइट खुद दो तरह का होता है। एक होता है होमोस्पोरस और दूसरा होता है हेट्रोस्पोरस। अगर होमोस्पोरस है तो ऐसे टेरिडोफाइटों के सारे स्पोर, ऑल स्पोर्स आर सेम, सारे स्पोर सेम बनेंगे। जबकि यहाँ पे दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक मेगा स्पोर, बड़ा स्पोर जिसका नाम है मेगा स्पोर, और एक माइक्रोस्पोर जो छोटा स्पोर है। तो ये माइक्रोस्पोर और एक मेगा स्पोर।
जबकि यहाँ पे सारे के सारे 100% स्पोर एक ही टाइप के बनेंगे, सारे एक जैसे बनेंगे। जो मेगा स्पोर होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। जो मेगा स्पोर होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मतलब एक ऐसा गैमेटोफाइट जिसपे सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा होगा। माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मतलब एक ऐसा गैमेटोफाइट जिसपे सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन लगा होगा। लेकिन जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर में जब गैमेटोफाइट बनता है तो गैमेटोफाइट मोनोइशस बनता है, मतलब कि मेल और फीमेल यहीं पर एक ही मेल ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये सेम गैमेटोफाइट पे लगे होंगे, तो ऐसा गैमेटोफाइट क्या कहलाता है? मोनोइशस गैमेटोफाइट। और मोनोइशस गैमेटोफाइट कौन से टेरिडोफाइट बनाते हैं? जो होमोस्पोरस होते हैं। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स, मोस्ट टेरिडोफाइट्स इसी कंडीशन को शो कर रहे होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी शो करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। और टेरिडोफाइट की लाइफ में इवोल्यूशन के लिए ये हेट्रोस्पोरस नेचर का टेरिडोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये भी सारी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब इनकी लाइफ साइकिल, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट अलग तरह की लाइफ साइकिल फॉलो करता है और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अलग तरह की लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। इनकी लाइफ साइकिल हमें अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। पहले हम होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और उसके बाद हेट्रोस्पोरस की लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। अगर हम पहले बात करें होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल, तो मान लीजिए ये एक टेरिडोफाइट है, इस पर ये स्पोरोफिल है और स्पोरोफिल पे स्पोरेंजियम लगा हुआ है। इस स्पोरेंजियम के अंदर में मेगा स्पोर मदर सेल है जो कि स्पोरोफाइट का पार्ट है, डिप्लॉइड है। इस मेगा स्पोर मदर मतलब स्पोर मदर सेल में, यहाँ पे मेगा और माइक्रो नहीं बोल सकते हम, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल के अंदर में क्या होगा? मियोसिस, और मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये हैप्लॉइड स्पोर स्पोरेंजियम से बाहर निकलेंगे, स्पोरेंजियम से बाहर जाके सॉइल में गिरेंगे। सॉइल में जाकर के ये जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। जर्मिनेट करके ये एक गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो गैमेटोफाइट है इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका फंक्शन और जो इसका नेचर है ये काफ़ी डिफाइंड होता है। ये जो गैमेटोफाइट होता है ये काफ़ी स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि इनकॉन्स्पिकुअस होता है, मतलब अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो नज़र नहीं आएगा, ध्यान में नहीं जाएगा। लेकिन मल्टी सेल्यूलर, लेकिन किस नेचर का होता है? मल्टी सेल्यूलर। फोटोसिंथेटिक, ये खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसीलिए इंडिपेंडेंट होता है। ये स्पोरोफाइट के ऊपर या जो मेन प्लांट बॉडी है उस पर डिपेंड नहीं करता, सॉइल में अलग से लगा होता है। थैलॉइड बॉडी का होता है, इसके अंदर में रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट होते हैं। याद रख लेना कि जाइलम और फ्लोएम किसी भी गैमेटोफाइट में, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, उसके अगर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो वो स्पोरोफाइट में होता है। गैमेटोफाइट में कभी भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। इसकी थैलॉइड बॉडी होती है और उसके पास में राइजॉइड प्रेजेंट होते हैं जो इसको सॉइल से एब्जॉर्ब, अटैच करने में मदद कर रहे होते हैं। छोटी लिव्ड होता है, बहुत ही स्मॉल लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए जीता है। शेप की बात करें तो हार्ट शेप दिखाई पड़ता है, हार्ट शेप का दिखाई पड़ रहा होता है। तो ये हो गया हमारे पास इसके गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। अब अगर इसके गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो इसका गैमेटोफाइट बिल्कुल सेम कैसा बिहेव करता है? ब्रायोफाइटा जैसे। जो हमने ब्रायोफाइटा की मेन थैलॉइड बॉडी देखी थी उसी के जैसा बिल्कुल इसका गैमेटोफाइट होता है, और इस गैमेटोफाइट का एक नाम होता है प्रोथैलस। प्रोथैलस, एक प्रोथैलस बनाते हैं। ये हार्ट शेप, कुछ सेल होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, और साथ में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम,
और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज आर्चिगोनियम। ये दोनों ही सेम थैलस पे लगे हुए हैं, मतलब ये मोनोइशियस कंडीशन को शो कर रहा है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को शो कर रहा है। थैलॉइड बॉडी होने की वजह से यहाँ पे राइजोइड चाहिए होंगे जो इसको वाटर एब्जॉर्ब करने में और सॉइल को अटैच करने में मदद करेंगे। और शॉर्ट लिव्ड होता है, हार्ट शेप का होता है। क्योंकि ये थैलस नेचर का है और ब्रायोफाइटा जैसा बिहेवियर शो करता है, तो इस प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट कूल शेडी प्लेस चाहिए होती है। इसको ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए होती है? मॉइस्ट कूल एंड शेडी प्लेसेस। जैसा हमने बताया था कि टेरिडोफाइटा लैंड पे सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते टाइम वाटर की ज़रूरत होती है एक तो, और दूसरा जो इसका गेमेटोफाइट होता है ये भी मॉइस्ट कंडीशन में, सेडी कंडीशन में ग्रो करना पसंद करता है। इसीलिए टेरिडोफाइटा को जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन जगहों पर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, केवल उन जगहों पर देखने को मिलता है जहाँ पे मॉइस्चर और शेडी कंडीशन पड़ी रहती हैं। अब मेल और फीमेल गैमीट के बीच में ट्रांसफ़र कैसे होता है? मेल गैमीट का ट्रांसफ़र होता है थ्रू वाटर। मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, और वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फीमेल गैमीट, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक। तो मेल और फीमेल गैमीट के बीच में ट्रांसफ़र कैसे होगा? वाटर के थ्रू। वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। पहले किसमें कन्वर्ट होगा? एक एम्ब्रियो में, डिप्लॉइड एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो आगे चल करके माइटोसिस करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके बना देगा स्पोरोफाइट। जर्मिनेट करके क्या बना देगा? एक स्पोरोफाइट, जो मेन प्लांट बॉडी है इनकी, उसका प्रोडक्शन कर देगा। तो ये हमने स्पोरोफाइट बना दिया दोबारा से। ये पत्ते हो गए जिसमें स्पोरोफिल्स और ट्रोफोफिल्स लगे हुए हैं, और ये हो गया मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। इसी स्पोरोफाइट में कुछ स्पोरेंजिया लगे होंगे जिनको हम स्पोरोफिल बोलेंगे, और इस स्पोरोफिल में दोबारा से मियोसिस होगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, वापस से क्या प्रोड्यूस होगा? गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। अब पूरी लाइफ साइकिल ध्यान से देखो। जो मेन स्टेज है वो क्या, किस फॉर्म में दिखाई पड़ती है? डिप्लॉइड स्टेज में स्पोरोफाइट। जो दूसरी स्टेज है वो इनकॉन्स्पीशियस है, छोटे टाइम के लिए होती है, जिसको बोलते हैं गेमेटोफाइट प्रोथैलस। इन दोनों में से डोमिनेंट फेज कौन सा है? स्पोरोफाइट। ज़्यादा टाइम के लिए वही दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट हैं। स्पोरोफाइट अपना अलग इंडिपेंडेंस शो करता है और गेमेटोफाइट अपना अलग इंडिपेंडेंस शो करता है। क्योंकि यहाँ पर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों बनते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट बनते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये हमारे पास में होमोस्पोरस टेरिडोफाइट हो गए, और ज़्यादातर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस कंडीशन ही शो करते हैं। अब हम दूसरे तरह का टेरिडोफाइट देखेंगे, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। क्या होता है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट? कैसे इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो समझना है हमें। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के स्पोरोफिल मिलते हैं। प्लांट के अंदर दो डिफरेंट अलग अलग टाइप के स्पोरोफिल होते हैं। एक होता है मेगा स्पोरोफिल, एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल। अब आपको समझ में ही आ गया होगा। मेगा स्पोरोफिल पे मेगा स्पोरेंजियम लगेगा, जबकि माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजियम लगेगा। तो ये होता है माइक्रोस्पोरोफिल मान लो, और ये दूसरा है मेगा स्पोरोफिल। जो मेगा स्पोरोफिल है इसके ऊपर में स्पोरेंजियम लगेगा जिसका नाम है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। और यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर में जो स्पोरेंजियम लगेगा दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में जब मियोसिस होगा तो बनेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, और जब मेगास्पोर में मियोसिस होगा तो बनेगा मेगास्पोर। ठीक है, हैप्लॉइड होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। लेकिन दोनों का जर्मिनेशन अलग अलग तरीके से होता है। जो मेगास्पोर का जर्मिनेशन होता है वो एंडोजिनस जर्मिनेशन होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर जर्मिनेट करता है। ये जो जर्मिनेशन करता है वो कैसा जर्मिनेशन करेगा? एंडोजिनस जर्मिनेशन।
जबकि अगर माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर एक्सोजिनस जर्मिनेशन करेगा, ये बाहर जर्मिनेट करेगा, ये एक्सोजिनस जर्मिनेशन करेगा। अब एंडोजिनस जर्मिनेशन है माइक्रोस्पोर का, मतलब ये माइक्रोस्पोरोफिल पे, मेगास्पोरोफिल पे लगा रहेगा, मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम है। यहीं पर मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो अब की बार फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पे बनेगी, सॉइल में बनेगी या मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगी, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। और इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो गैमेटोफाइट है इस पे सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम लगा होगा। तो ये आर्चिगोनियम यहाँ पर लगा हुआ है इसी के ऊपर। दूसरा हमने बताया था जो मेगास्पोर था, माइक्रोस्पोर था, वो एक्सोजिनस जर्मिनेशन करता है, वो सॉइल में जर्मिनेट करता है और सॉइल में जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनेगा जो फिर से है हार्ट शेप का होगा, लेकिन अब की बार हम इसको प्रोथैलस नहीं बुलाएंगे, अब की बार इसको मेल गैमेटोफाइट बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों नहीं है, इसमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये अब की बार सिर्फ मेल गैमेटोफाइट बुलाया जाएगा। प्रोथैलस हमेशा मोनोइशस होता है। तो ध्यान से देखो, मेल गैमेटोफाइट कहाँ बन रहा है, सॉइल में, बाहर बन रहा है बॉडी के, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट अब की बार स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोफाइट के ऊपर ही डेवलप कर रहा है। अब यहाँ पे मूवमेंट होना है, जो गैमीट है मेल गैमीट एंथीरोजॉइड, जो फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट है उनका वाटर के थ्रू मूवमेंट होगा कहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट तक। और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे लगी हुई है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर। मेगास्पोरोफिल पे भी मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट ग्रो कर रहा है। तो ये मेल गैमीट कैसे मूव करेगा, या फिर जो एंथीरोजॉइड है मोटाइल मेल गैमीट, ये मूव करता है वाटर के थ्रू, और वाटर के थ्रू मूव करता हुआ ये पहुंच जाता है फीमेल गैमेटोफाइट के माउथ पे। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, अब भाई फीमेल गैमीट अगर जहाँ पे होगी वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो स्पोरेंजियम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉइड जाइगोट, और डिप्लॉइड जाइगोट के बाद में डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे, ये सारा काम विद इन मेगास्पोरेंजियम हो रहा है, विद इन मेगास्पोरेंजियम। अभी तक ये मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं आया। अब इतना सारा काम होने के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद, ये सारा अभी तक कहाँ चल रहा है, सिंपल सा मेगास्पोरेंजियम के अंदर। जो एम्ब्रियो बना है, ये एम्ब्रियो, ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बना है। लेकिन मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये फर्दर डेवलप नहीं करेगा, ये डेवलप करने के लिए बाहर सॉइल में गिर जाता है। थोड़ा स्टेज कंप्लीट करने के बाद में ये सॉइल में गिरता है और सॉइल में जाकर जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके नया स्पोरोफाइट बना देता है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो बना देता है। अब यहाँ ध्यान से समझो, क्या यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर में जो फीमेल स्पोरोफाइट है उसके अंदर हो रहा है, बिल्कुल। क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जाइगोट एम्ब्रियो किसके अंदर बन रहा है, फीमेल स्पोरोफाइट के अंदर में। इसी को तो हम सीड फॉर्मेशन कहते हैं, जब हमारा एम्ब्रियो पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर मिलता है, जिसको सीड बोला जाता है, और इसके अंदर हमें क्या मिले, एम्ब्रियो, तो इसी को बोलते हैं हम सीड, जो प्रॉपर सीड हैबिट होता है। पर इनके अंदर में प्रॉपर सीड नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो एम्ब्रियो था वो थोड़ी देर तक स्पोरोफाइट पे ग्रो करता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ग्रो करता है, लेकिन उसके बाद वो बाहर निकल आता है। तो सीड प्रॉपर फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाता, लेकिन सीड फॉर्मेशन की जो स्टार्टिंग है वो हम यहाँ से मान सकते हैं, क्योंकि यहीं पे सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये हो गया हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा, जहाँ पे सीड फॉर्मेशन का डेवलपमेंट जो हुआ है वो स्टार्ट हुआ है। सीड प्रॉपर बनेगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। टेरिडोफाइट्स की अब लिमिटेशन समझते हैं कि टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी अर्थ पर दिखाई क्यों नहीं पड़ता, ये कुछ लिमिटेड जगहों पर ही हमें क्यों मिलते हैं, जबकि इनके पास जो सॉइल में ग्रो करने की सारी अडेप्टेशन मौजूद हैं। तो इनके अंदर में भले से सॉइल में लिव करने की अडेप्टेशंस हैं, पर इसी के साथ में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं टेरिडोफाइट्स की, जिसमें सबसे बड़ा है इसका गैमेटोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज
जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो थैलॉइड बॉडी का है और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है। वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर के अकेले सर्वाइव करता है, सॉइल में इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गैमेटोफाइट हो, किसी भी प्लांट ग्रुप का, गैमेटोफाइट के पास कभी भी वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। जब भी वस्कुलर टिश्यू होगा तो वो स्पोरोफाइट के पास ही होता है, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है उसके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, थैलॉइड बॉडी है, बिल्कुल जैसी ब्रायोफाइटा का थैलस होता है ना, सेम वैसे ही थैलस होता है, जिसके पास में हमारे राइजोइड दिखाई देंगे, छोटा सा हार्ट शेप प्रोथैलस होता है जहाँ पे राइजोइड होते हैं और ये सॉइल से अटैच्ड रहता है। क्योंकि इसकी बॉडी थैलॉइड है, रूट नहीं है इसके पास में, तो ये कहाँ पे ग्रो कर सकता है? ये सिर्फ उन एरियाज़ में ग्रो कर सकता है जहाँ पे कूल, डैम्प, शेडी एरियाज। जैसा कि ब्रायोफाइटा को जो हैबिटाट चाहिए था, बिल्कुल सेम हैबिटाट इसको भी चाहिए होता है इसके प्रोथैलस स्टेज को। अगर इसके प्रोथैलस स्टेज को, गैमेटोफिटिक स्टेज को कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए, तो क्या टेरिडोफाइटा उन जगहों पे ग्रो कर पाएगा जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, ड्राई कंडीशन है कम्प्लीटली? तो वहाँ टेरिडोफाइटा ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी लाइफ का एक स्टेज इन कंडीशंस को के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा जो इसका लिमिटेशन है कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेल गैमीट का ट्रांसफ़र है, जो यहाँ पर मेल गैमीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो वाटर के थ्रू हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ज़ुआइडोगेमी। वाटर के थ्रू मेल गैमीट्स का ट्रांसफ़र, इसी को बुलाया जाता है ज़ुआइडोगेमी। इसका मतलब है कि वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना है तो वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसीलिए ये उन जगहों पे मिलेगा जहाँ पे मॉइस्ट, कूल, शेडी प्लेसेस हैं। ये भी दूसरा रीज़न है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से टेरिडोफाइट्स भले से लैंड पर आए, उनके पास में वस्कुलर टिश्यू भी है, पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अर्थ पर कभी भी दिखाई नहीं पड़ा। वो अर्थ पर कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ही हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रहे हैं। तो टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नैरो जियोग्राफिकल रेंज पे, ये एनसीईआरटी की लाइन है, नैरो जियोग्राफिकल रेंज तक ही सिमटा रहा है हमेशा। इसके रीज़न क्या है वो हमने देख लिया, और इसी वजह से हम इसको ट्रूली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं मान सकते। जो सक्सेसफुल लैंड प्लांट है पहला, वो जिम्नोस्पर्म को माना जाता है, जो इसके आगे वाला ग्रुप है। अब हम चलते हैं टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन पे। टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर्स पढ़ लिए, क्या उसके अंदर में सीड हैबिट है, किस तरह से उसका रिप्रोडक्शन होता है, लिमिटेशंस क्या हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि टेरिडोफाइट्स को कितनी क्लास में हमने बांटा हुआ है, क्लासिफिकेशन। टेरिडोफाइट्स को मेजर हम 4 क्लास में बांटते हैं। उसमें सबसे पहला है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा सबसे पुराना टेरिडोफाइट, अगर सारे टेरिडोफाइट ग्रुप्स में देखा जाए तो सिलोप्सिडा सबसे पुराना है। इसका एक एग्जाम्पल, एक जीनस है सिलोटम, जो कि लिविंग फॉसिल की फॉर्म में ग्रो करता है, बहुत समय से अर्थ पर प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा चेंज भी इसके अंदर में नहीं आए हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा लिविंग फॉसिल। दूसरा ग्रुप है लाइकोप्सिडा, जिसके अंदर में हमारा सेलेजिनेला, जिसको लाइकोपोडियम भी बोलते हैं, सेलेजिनेला, और इसी का नाम दूसरा है लाइकोपोडियम। इसको क्लब मॉस भी बुलाया जाता है। भाई मॉस तो ब्रायोफाइटा होता है, आप बोलोगे, बस इसका नाम है क्लब मॉस। ये मॉस नहीं है, ये मॉस ग्रुप में नहीं आ रहा, इसका नाम है क्लब मॉस। लाइकोप्सिडा की जो खास बात होती है कि ये माइक्रोफिलस होते हैं, सिलोप्सिडा भी माइक्रोफिलस होते हैं, दोनों माइक्रोफिलस होते हैं। माइक्रोफिलस होने के साथ में ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। जो सेलेजिनेला है ये हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस यानी कि 2 तरह के स्पोर बनाता है, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर चल के फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर आगे चल करके मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर कोन और स्ट्रोबिलाई बनते हैं। जो स्पोरोफिल्स हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट होने के बाद में एक कॉम्पैक्ट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कोन। और कोन जो है उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्पोरोफिल्स प्रेजेंट हैं। स्पोरोफिल्स जो कि कॉम्पैक्ट हो गए, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मिला, इसी को बोलते हैं कोन या फिर स्ट्रोबिलाई।
तो ये कुछ फीचर्स हैं सेलेजिनेला के। सेलेजिनेला का डायग्राम भी दिया हुआ है हमें, एक स्टेम दी हुई है लंबी सी और छोटे छोटे लीव्स दिए हुए। स्टेम के कंपैरिजन में लीफ का साइज देखोगे तो छोटा दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसको माइक्रोफिलस बुलाया जाता है। ये लीव्स है। ये रहा। फिर चलते हैं स्फेनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा जिसके अंदर में एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप आता है टेरिडोफाइट्स का। जो आज धरती पर सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स हैं वो दो ही ग्रुप बचा हुआ है, एक हॉर्सटेल और एक फर्न। तो स्फिनोप्सिडा के अंदर में इक्विसीटम आता है जो जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, हॉर्सटेल को। हॉर्सटेल को। अब इनका नाम हॉर्सटेल क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इनका जो बॉडी मॉर्फोलॉजी है वो हॉर्सटेल जैसी ही दिखाई पड़ती है। ये अंडरग्राउंड रूट है, राइजोम है। स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं और नोड्स और इंटरनोड्स पे ब्रांचेस निकल रही होती हैं इस तरह से। ये इस तरह से कई सारी ब्रांचेस लगी होती हैं नोड्स पे, हर एक नोड पे कई सारी ब्रांचेस होंगी। जो स्पोरोफिल डेवलप करता है वो बिल्कुल ऊपर साइज पे डेवलप करता है, बिल्कुल टिप पर डेवलप करता है, और वो कोन बना लेता है स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स कुछ यहाँ पे डेवलप करते हैं, सारे स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होके कोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे रूट प्रेजेंट है, एडवेंटिशियस रूट। अब ध्यान से समझना, ये जो पूरा सॉइल के ऊपर वाला जो पोर्शन है, क्या ये हॉर्स की टेल जैसा नहीं दिखाई पड़ता? जैसे हॉर्स की टेल होती है, एक लंबा सा पोर्शन होता है, फिर उसमें पूंछ का एक गुच्छा होता है और बीच में थोड़ी थोड़ी पूंछें होती हैं, बाल होते हैं। तो ये इसको हॉर्स टेल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया हॉर्स टेल। ऐसे बहुत सारे जब एक ग्राउंड में ये इक्विसिटम वगैरह लगे रहते हैं तो ये हॉर्स टेल जैसे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका प्रोमिनेंट नोड और इंटरनोड। यहाँ पे बहुत ही क्लियर आपको नोड्स दिखाई पड़ेंगी और बहुत ही क्लियर इंटरनोड्स दिखाई पड़ेंगे। ये भी माइक्रोफिलस होते हैं। जो स्टार्टिंग के तीनों ग्रुप्स होते हैं वो माइक्रोफिलस छोटी लीव वाले होते हैं। लास्ट जो ग्रुप है दैट इज टेरोप्सिडा, मोस्ट एडवांस टाइप के टेरिडोफाइट्स। टेरोप्सिडा मोस्ट एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स। इतने एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स का नाम इनमें किसको इंक्लूड किया जाता है? फर्न्स को। जो फर्न्स होते हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैक्रोफिलस लीफ। यहाँ पर स्टेम छोटा होगा और लीफ बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ही बड़े साइज की लीफ यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। दो तरह के फर्न होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल फर्न और एक्वेटिक फर्न। टेरेस्ट्रियल फर्न और दूसरे होते हैं एक्वेटिक फर्न। टेरेस्ट्रियल फर्न में हम ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम को रखते हैं। ये तीनों आपको ध्यान रखना है होमोस्पोरस होते हैं। कुछ एक्वेटिक फर्न भी याद कर लो, अजोला जो बार बार एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स में आते हैं, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये तीनों हेट्रोस्पोरस हैं। मतलब अलग अलग तरह के स्पोर का प्रोडक्शन ये कर रहे होते हैं। तो ये होमोस्पोरस हो गए और हेट्रोस्पोरस, ये एक्वेटिक फर्न है और ये टेरेस्ट्रियल फर्न है। जो एडिएंटम होता है इसको हम वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर में एक स्पेशल टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जहाँ भी इसका जो लीफ है, जहाँ भी सॉइल को टच करता है वहाँ पे एक नया एडिएंटम ग्रो कर जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हम याद रख सकते हैं।